स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो अब हमने ये लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो ज़रा स्टडी करने हैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से फ्रॉम जीडी टूली। मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो वही हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर इन्होंने ज़रा हेडिंग्स बनाकर ज़रा एक्सप्लेनेशन जो है वो उन फैक्ट्स की ज़्यादा की है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इस पैराग्राफ में उसने वही चीज़ डिस्कस की है कि जब हम स्टेबिलिटी कहते हैं किसी कॉम्प्लेक्स की तो व्हाट इट मीन्स। तो इसकी जो जर्नल मीनिंग होती है वो यही होती है कि कॉम्प्लेक्स जो है वो जल्दी ब्रेक ना करे इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज स्टेबिलिटी। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि स्टेबिलिटी जो है वो एक्चुअली टू टाइप्स की होती है, एक होती है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और एक होती है काइनेटिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटीज़ में हम मोस्टली बॉन्ड एनर्जी स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं, वेयर एज काइनेटिक स्टेबिलिटी जो है उसमें हम मोस्टली रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो उसको देखते हैं कि कैसे एक रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है और उसकी स्पीड क्या है। तो इसमें हम जो है मोस्टली रेट कांस्टेंट्स को जो है वो लेके आते हैं। इसमें काइनेटिक स्टेबिलिटी में भी थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट तो होता है, लेकिन वो होता है इन द फॉर्म ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपको पता है कि काइनेटिक स्टेबिलिटी में हम डिस्कस करेंगे कि रिएक्टेंट है वो सबसे पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर जो है वो बाद में प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज आल्सो कॉल्ड एज इंटरमीडिएट। और रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो बेसिकली इस बुक में भी ऐसे ही अरेंजमेंट की गई है कि स्टेबिलिटी इज ऑफ टू टाइप्स, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है वो हम डिस्कस करेंगे जो कि सेकंड उस बुक में जो है वो नहीं थी, वो थी फॉर्मेशन कांस्टेंट्स। तो अब अगर आप देखें कि जब मेटल और लिगेंड आपस में कॉम्प्लेक्स बनता है, फॉर एग्जांपल एक सेंट्रल मेटल है और इसके साथ 6 लिगेंड्स जो है वो अटैच होने हैं, तो वो 6 के 6 लिगेंड्स जो हैं वो एक ही स्टेप में रिएक्ट नहीं कर जाते, बल्कि वो सक्सेसिव स्टेप्स में जो है वो रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पहला रिएक्शन है जिसमें मेटल के साथ एक लिगेंड अटैच हुआ है और इसका जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है K1 से। इसी तरह ही इसका जो सेकंड है फिर Ml जो है उसमें एक फर्दर लिगेंड ऐड होगा तो Ml2 बन जाएगा और इसका जो जो इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट है वो है K2 एंड सिमिलरली Kn। अब यहाँ पर ये जो केस हैं ये सक्सेसिव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स और स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट्स और स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स जो है वो हम इनको कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो कौन सा होगा। तो जो K1 है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद फिर K2 स्टेबल होगा और इसी तरह जो लास्ट वाला है वो सबसे कम स्टेबल होगा। उसकी एक तो सिंपल वजह ये है कि जब ये स्टेबल ज़्यादा होगा तो फिर ही ये Ml जो है वो आगे रिएक्ट करेगा। और इसी तरह अगर इस Kn से ये K2 ज़्यादा स्टेबल होगा तो Ml2 में फर्दर एडिशन होगी लिगेंड्स की। तो एक तो ये रीज़न है। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो K1 है, K2, K3 एंड Kn। लेकिन अगर हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में जाएं तो K1 जो है वो इसलिए भी ज़्यादा स्टेबल होता है कि तब मेटल जो है वो फुली एक्सपोज्ड होती है और लिगेंड जो है वो उसके पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है कि वो मेटल के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर ले। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब और ज़्यादा लिगेंड्स अटैच हो जाएंगे तो वो रिएक्शन जो है वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता। उसकी वजह क्या है कि एक तो मेटल का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो अब इतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं रहता कि लिगेंड उसकी तरफ अट्रैक्ट करे, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रेजेंट लिगेंड्स होते हैं वो स्पेस उसको नहीं देते न्यू इनकमिंग लिगेंड को। सेकंड कि जो पहले से अटैच लिगेंड्स होते हैं वो नए आने वाले लिगेंड को स्पेस प्रोवाइड नहीं करते, स्टायरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं और यहाँ पर लिखा है कूलोम्बिक फैक्टर्स। इसका मतलब क्या है कि जो इनकमिंग लिगेंड है उस पर भी नेगेटिव चार्ज है और ऑलरेडी जो प्रेजेंट लिगेंड्स हैं उन पर भी नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से रिपल्शन होती है। सो दैट इज़ वाई ये जो फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट्स हैं वो विद द ईच सक्सेसिव स्टेप उनकी जो वैल्यू है वो कम होती है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो K1 होता है और फिर K2, K3 एंड Kn। तो दिस वाज नॉट डिस्क्राइब्ड इन द प्रीवियस नोट्स, सो तो इसको यहाँ पर अच्छा जो है वो एक्सप्लेन किया गया।
नाउ यहाँ पर अब हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन काइनेटिक स्टेबिलिटी एंड थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। तो इसमें भी वही ऑलमोस्ट एग्जांपल है। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि ये मरकरी साइनाइड है, ये थर्मोडायनामिकली वेरी स्टेबल है, और इसका आप अगर आप फॉर्मेशन कांस्टेंट देखें तो 10⁻42। लेकिन साथ ही ये जो है वो लिबाइल है। जब अगर हम साइनाइड लेबल करके इसके साथ रिएक्शन करें तो फ़ौरन रिएक्शन जो है वो हो जाता है फास्टली, और वो एक्सचेंज हो जाती है लिगेंड्स की। तो इसका मतलब है थर्मोडायनामिकली तो स्टेबल है लेकिन काइनेटिकली स्टेबल नहीं है। काइनेटिकली हम कहेंगे कि ये लिबाइल है। इसके बाद अगर इसके कॉरस्पॉन्ड दूसरी एग्जांपल देखें तो वो है ये कोबाल्ट हेक्सा अमाइन की। तो ये थर्मोडायनामिकली जो है वो अनस्टेबल है क्योंकि ये ब्रेक डाउन होती है इसकी, लेकिन ये ब्रेक डाउन जो है वो काफ़ी टाइम ले लेता है। तो इसका मतलब है थर्मोडायनामिकली तो ये अनस्टेबल है लेकिन काइनेटिकली स्टेबल और इनर्ट है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों टर्म जो है मोस्ट ऑफ द टाइम तो एक दूसरे के साथ इन कोऑपरेशन चलती हैं, लेकिन हर दफ़ा ये ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर आगे हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशंस करनी है जैसे कि हमने बसालो वाली बुक में भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर एक एडिशनल फैक्टर है जो कि पहले जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया गया। वो यहाँ पर है विद रिस्पेक्ट टू वीबीटी। अब अगर आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाई है 5th सेमेस्टर में, उसमें अगर आपने देखा होगा कि जब हम वीबीटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पढ़ते हैं तो कॉम्प्लेक्सेस दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और दूसरे को हम कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। लाइक अगर आप देखें कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें जो आउटर डी ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हैं, और D2sp3 में इनर डी ऑर्बिटल जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दीज आर एक्चुअली लेबाइल, वेयर एज जो इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दीज आर इनर्ट। तो जब मैंने आपको वहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको कहा था कि जो आउटर ऑर्बिटल होते हैं वो इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, जबकि इनर जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में फ़र्क क्या है? फ़र्क आ जाता है यहाँ पर लिगेंड्स का। तो इस केस में मोस्टली जो लिगेंड्स होंगे वो वीक फील्ड होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स रिमेन अनपेयर्ड, जिसकी वजह से आउटर डी ऑर्बिटल हम यूज़ करते हैं। वेयर एज इस केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देते हैं, जिसकी वजह से हम इनर डी ऑर्बिटल जो है वो यूज़ करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आर मोर इन लेबाइल एज कंपेयर टू इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। अब इसकी एक वजह यह भी है कि ये लेबाइल क्यों है कि जब ये आउटर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो देयर इज़ अ चांस कि दैट इलेक्ट्रॉन्स विल गो इनटू ईजी ऑर्बिटल्स। और अगर आप देखें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाते हैं नीचे ही। तो आपको पता है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ऊपर होते हैं ईजी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स और नीचे होते हैं T2G। तो जब इलेक्ट्रॉन्स नीचे ही पेयर अप हो जाएंगे वो ईजी में नहीं जाएंगे तो दे विल रिमेन इनर्ट। और मैंने आपको बताया था कि ईजी में जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन द इनकमिंग लिगेंड and the electrons of the metal, so bond breaking will be favorable। तो इसलिए यहाँ पर भी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस का भी यही रीज़न है कि वो लिबाइल होंगे, वेयर एज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस जो है वो इनर्ट होंगे। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है कि कॉम्प्लेक्स जो है कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि इनर ऑर्बिटल होते हैं लेकिन वो भी कुछ लेबाइल होते हैं। इसकी एग्जांपल है जैसे कि मैंने आपको वहाँ पर बसालो में बताया था कि D0, D1 एंड D2 सिस्टम, तो वो लेबाइल होते हैं। तो होते तो वो T2G में ही है। अब उसकी रीज़न क्या होती है कि जब एक ऑर्बिटल एम्प्टी होगा तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की, जिसकी वजह से रिएक्शन होता है। यहाँ पर उसका रीज़न ये है कि जब एक डी ऑर्बिटल एम्प्टी होगा तो एक सेवंथ लिगेंड जो है वो एंट्री लेगा और एक इंटरमीडिएट बनेगा। ये सेवंथ जो है वो रिमेनिंग जो लिगेंड्स हैं उन पर फोर्स उनको करेगा और उन पर स्ट्रेन डालेगा, जिससे एक लिगेंड जो है वो ब्रेक कर जाएगा और ये नया जो है वो उसकी जगह पर आकर एडजस्ट हो जाएगा, जैसा कि ये एक्स आया है। तो इसलिए वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस जिनमें कोई डी जो है वो
एम्प्टी रह जाता है, उस केस में हम कहेंगे कि देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि वो कॉम्प्लेक्स जो है वो लेबाइल हो। लेकिन जो ये मैकानिज़्म है इट इज़ नॉट सो मच फेवरेबल। तो आगे हम पढ़ेंगे कि ये इतना ज़्यादा 7 कोऑर्डिनेटेड जो है वो अनस्टेबल क्यों है, ये इतना ज़्यादा नहीं बनता। नेक्स्ट जो है वो अगेन वही क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आपका एक यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, ये इसका इंटरमीडिएट है और ये प्रोडक्ट है, अगर तो आपके इंटरमीडिएट की सी एफ एस सी वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये रिएक्शन बड़ा जल्दी हो जाएगा। और वंस दिस प्रोडक्ट इज़ फॉर्म तो आगे इस इंटरमीडिएट से फाइनल प्रोडक्ट बनना बड़ा इजी है, तो कॉम्प्लेक्स विल बी लेबाइल। बट इन केस वेयर सी एफ एस सी ऑफ योर ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स इज़ ग्रेटर, तो ये इस इंटरमीडिएट में जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा और फिर ये फाइनल प्रोडक्ट जो है वो फास्टली नहीं बनेगी। अब इसकी सी एफ एस सी की वैल्यू जब ज़्यादा है और इसकी कम है, तो इन अदर वर्ड्स के एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है इन दोनों में। तो ये इसको इस कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। सो दैट इज़ वाई यही यहाँ पर जो सेकंड फैक्टर है उसको डिफरेंट एग्जांपल्स के ज़रिए जो है वो एक्सप्लेन किया गया है कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर जो टर्म्स हैं वो SN1 है SN2 है। ये टर्म्स जो है वो पिछले जो हमारे नोट्स थे बसेलो से उसमें नहीं थी, तो इसमें ये फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व किए गए हैं। अब अगर आप देखें कि व्हाट डज मीन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 1, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बॉन्ड ब्रेकिंग। तो जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्रीज होती हैं, जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्रीज होती हैं दे ऑपरेट थ्रू SN1 मैकेनिज्म के रेट में सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है, स्पीशी इन्वॉल्व होती है, और आपको पता है कि वो कॉम्प्लेक्स इन इटसेल्फ इन्वॉल्व होता है और बॉन्ड ब्रेकिंग इज इन्वॉल्व। वेयर एज SN2 मैकेनिज्म जो है ये 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस में होता है, जिनमें जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उसमें आपका कॉम्प्लेक्स भी इन्वॉल्व होता है प्लस आपका इनकमिंग लिगेंड भी इन्वॉल्व होता है, फिर जो है वो 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। तो SN1 में बॉन्ड ब्रेकिंग इज इन्वॉल्व, वेयर एज SN2 में बॉन्ड फॉर्मेशन इज इन्वॉल्व। तो दिस वाज ऑल द फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू CFSC। अब यहाँ पर वहाँ पर पैराग्राफ में फैक्टर्स लिखे हुए थे, यहाँ पर भी वही फैक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं उनको ज़रा हेडिंग्स के ज़रिए एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर वो एग्जांपल है चार्ज की, जितना मेटल पर चार्ज जो है वो ज़्यादा होगा उतना ही रेट जो है वो कम होगा। तो अगर आप देखें सल्फर पर +6 है तो बॉन्ड ब्रेकिंग होनी है और बॉन्ड ब्रेकिंग इज़ डिफ़िकल्ट, सो इसलिए इसका रेट सबसे स्लो है और इसका रेट जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो दिस इज़ द केस सिमिलरली विद वाटर एक्सचेंज। तो अगर आप देखें एल्यूमिनियम +3 है, यहाँ पर +2 है और यहाँ पर सोडियम है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो सबसे ज़्यादा होगा सोडियम में, फिर मैग्नीशियम में और फिर एल्यूमिनियम में। इसी तरह थर्ड जो एग्जांपल है वहाँ पर रेडियाई की बात की गई है कि अगर एक ग्रुप में देखें तो अगर आप देखें कि सबसे ज़्यादा रेट जो है साइज़ स्ट्रोंशियम का है, फिर कैल्शियम का और फिर मैग्नीशियम का, इसका साइज़ जो है वो बड़ा है तो बॉन्ड ब्रेकिंग इसमें इजी होगी। तो सबसे ज़्यादा रेट जो है वो स्ट्रोंशियम वाले कॉम्प्लेक्स का होगा। सिमिलरली ऊपर वाले दो फैक्टर्स को कंबाइन करके चार्ज टू साइज रेशो या इसको हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी, तो जितनी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस में उतना ही रेट जो है वो कम होगा। यहाँ पर फोर्थ है ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये वहाँ पर भी एक्सप्लेन किया गया लेकिन इतना ज़्यादा वेल एक्सप्लेन नहीं किया गया जहाँ जितना यहाँ पर किया गया है। तो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री पर भी रेट जो है वो डिपेंड करता है। अगर आप देखें कि ये 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है और इसमें अगर हम सायानाइड को लेबल कर दें जिसमें हम कार्बन 14 यूज़ कर रहे हैं तो बहुत जल्दी ये रिएक्शन हो जाता है। लेकिन अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को देखें या इसको देखें तो ये सायानाइड अगर हम लेबल करके लगाएं तो जल्दी एक्सचेंज रिएक्शन नहीं होगा। वजह क्या है? वजह है ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। 4 कोऑर्डिनेटेड में निकल जो है उसके इर्द गिर्द 4 लिगेंड्स हैं, तो निकल इज़ वेल एक्सपोज्ड कि ये अट्रैक्ट करेगा इस सायनाइड को
अपना इसका पॉजिटिव चार्ज एक्सपोज होगा तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा और 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट बनेगा, फिर वो स्ट्रेन डालेगा और एक लिगेंड रिप्लेस हो जाएगा और इस प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। लेकिन जो 6 कोऑर्डिनेटेड होते हैं उनमें ये रिएक्शन इतना जल्दी नहीं होता। वजह क्या है कि मेटल को 6 तरफ से घेरा हुआ है लिगेंड्स ने, तो मेटल का जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक्सपोज नहीं है, तो जो इनकमिंग लिगेंड है वो अट्रैक्शन फील नहीं करेगा, वेयर एज बॉन्ड ब्रेकिंग इज इन्वॉल्व। सो दैट इज़ वाई जो 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें जब पांचवा लिगेंड आकर अटैच होता है तो वो रिमेनिंग लिगेंड्स पर स्ट्रेन डालता है जिसकी वजह से रिएक्शन हो जाता है, लेकिन इन लिगेंड्स में ऐसा कुछ नहीं होता। सो दैट इज़ वाई जो लेबिलिटी है वो ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स पर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है चार्ज टू साइज रेशियो पर, वो रेडियस पर डिपेंड कर रही है, वो ओवरऑल चार्ज ऑफ द मेटल पर डिपेंड कर रही है। तो सेम इज़ द केस विद दी स्टेबिलिटी। यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं वो हैं स्टेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। ये भी फैक्टर्स वैसे ही हैं, तो इनको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कम्प्लीटली जो है वो स्टडी करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो वही डिस्कस की गई हैं, लेकिन ये देखें यहाँ पर कुछ ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स है, कुछ यहाँ पर हेडिंग्स के ज़रिए जो है वो एक्सप्लेन किया गया है, रैदर दैन कि हम एक कंटिन्यूस लॉन्ग पैराग्राफ जो है वो उसमें स्टडी करें, लेकिन बातें जो हैं वो वही हैं जो बसेलो वाली हैं। और दूसरी जो वहाँ पर चीज़ डिस्कस नहीं हुई थी, एक ये 7 कोऑर्डिनेटेड एक्सप्लेन नहीं किया गया था, दूसरा आउटर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट से वहाँ पर बात नहीं की गई थी। तो इन थोड़ी सी चीज़ों की एडिशनल, और यहाँ पर ये जो हमने स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स की बात की है ये भी वहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया था। तो इन चीज़ों की वजह से फिर मैंने ये आपको जो स्टेबिलिटी है वो यहाँ से भी पढ़ाई है GT टूली से। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी हो गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू इट यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।